हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूशन नोट्स। आज का ये वीडियो ये है गुट निरपेक्षता के बारे में है। गुट निरपेक्षता क्या है, उसका अर्थ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार दो विरोधी गुटों सोवियत संघ और अमेरिकी गुट में विभक्त हो चुका था और दूसरी तरफ एशिया व अफ्रीका के राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा था। अमेरिका गुट एशिया के इन जो नए राष्ट्र थे, नवोदित राष्ट्रों पर तरह तरह के दबाव डाल रहा था ताकि वे उसके गुट में शामिल हो जाएं, लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों की भांति गुटबंदी में विश्वास नहीं करते थे। वे सोवियत साम्यवाद, अमेरिका पूंजीवाद दोनों को अस्वीकार करते थे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लोवाकिया के मार्शल टिटो ने तीसरी शक्ति की इस धारणा को काफी मजबूत बनाया। तो ये गुट निरपेक्षता के जन्मदाता थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मिस्र के नासिर, राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लोवाकिया के मार्शल टिटो थे। इन्होंने तीसरी शक्ति की इस धारणा को काफी मजबूत बनाया। गुट निरपेक्षता का अर्थ एवं परिभाषा। गुट निरपेक्षता को तृतीय विश्व का एक औपचारिक आंदोलन कहा जा सकता है, जो कि उन देशों की राजनीतिक आकांक्षाओं, आर्थिक जरूरतों व सांस्कृतिक विशेषताओं को व्यक्त करता है। जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर ने गुट निरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित 6 अर्थों की व्याख्या की है और गुट निरपेक्षता को इन सबसे अधिक भिन्न बताया है। ये धारणाएं अलगाववाद, प्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद और असंलग्नता। अलगाववाद ऐसी नीतियों का समर्थन करता जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले या उससे बिल्कुल अलग रहे। प्रतिबद्धता का अभिप्राय है कि किन्हीं दो अन्य शक्तियों से समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध न होना। तटस्थता एक देश की वह कानूनी एवं राजनीतिक स्थिति जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धा राष्ट्रों में से किसी के साथ युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती है। तटस्थीकरण देश हमेशा के लिए तटस्थ है अर्थात तटस्थीकरण की स्थिति को कभी नहीं छोड़ सकता है। एक पक्षवाद का अर्थ है प्रत्येक देश को निशस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए और ऐसा करने में एक बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि अन्य देश भी ऐसा करते हैं या नहीं। असंलग्नता विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य हो रहे संघर्ष से उत्पन्न खतरों को समझने पर जोर देती है और यह बताती है कि हमें संघर्ष से अलग रहना चाहिए। तो श्वार्ज़नबर्गर ने 6 अर्थ बताए हैं गुट निरपेक्षता के। 6 अर्थों में देख सकते हैं। गुट अलगाववाद मतलब बिल्कुल अलग रहना, ऐसे नीतियों का समर्थन करना जिससे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग लिए, बिल्कुल अलग रहे। अप्रतिबद्धता का अर्थ है कि किन्हीं दो शक्तियों के एक समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध न होना। तटस्थता बिल्कुल अलग रहना। तटस्थीकरण मतलब तटस्थ रहना और तटस्थीकरण से की स्थिति कभी न छोड़ना। एक पक्षवाद और असंलग्नता ये हो गए इसके श्वार्ज़नबर्गर के अनुसार ये 6 अर्थ हो गए। उसके बाद हो गया सन 1961 में गुट निरपेक्षता के 3 कर्णधार जो नेहरू, नासिर और टिटो ने इस 5 आधार स्वीकार किए हैं। इसके 5 आधार स्वीकार किए हैं। सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो, सदस्य देश किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौते ना किया हो, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाजत न दी हो। तो ये उनके 5 आधार स्वीकार किए थे नेहरू, नासिर और टिटो ने। संक्षेप में कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता से अभिप्राय है कि अपनी स्वतंत्र नीति गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य को देखा जा सकता है। किसी एक गुट के साथ संबंध होकर उचित अनुचित का विचार किए बिना ही समर्थन करना गुट निरपेक्षता नहीं है। गुट निरपेक्षता के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका कारण क्या क्या थे। फर्स्ट था शीत युद्ध।
द्वितीय विश्व युद्ध के पास अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों में गंभीर मतभेद प्रकट हो गए थे। दोनों पक्षों में तीव्र तनाव वैमनस्य मतभेदों की उत्पत्ति इस विषम स्थिति मतभेदों की इतनी भी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि वे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध कटु बातों और आरोपों की वर्षा करने लगे। शीत युद्ध के इस वातावरण में नव स्वतंत्र राष्ट्रों को किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय किया। शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति को ही आगे चलकर गुट निरपेक्षता के नाम से जाने लगी। तो फर्स्ट कारण शीत युद्ध हो गया गुट निरपेक्षता का। दूसरा कारण हो गया सैन्य गुटों से पृथक रहना। सन 1945 के पश्चात ही संसार में दो गुटों का उदय हो चुका था, एक तो पश्चिमी, एक तो वेस्टर्न, एक पश्चिमी और दूसरा साम्यवादी रूस सोवियत संघ। 1945 से 50 की अवधि में अनेक एशियाई जो अफ्रीकाई देश थे वो स्वतंत्र हो चुके थे। ये सभी शोषित और गरीब देश थे और यदि ये किसी गुट की राजनीति में फंस जाते तो अपनी समस्याएं सुलझाने का पूर्ण अवसर न मिल पाता, तो ये सदैव ही दबकर रह जाते। दूसरा कारण हो गया सैन्य गुटों से पृथक रहना। तीसरा कारण स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। नवोदित जो एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र थे गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह मात्र की स्थिति में नहीं है और न ही दूसरे के संकेत पर नाचने के लिए बाध्य है। उसके बाद हो गया विश्व शांति की इच्छा भी थी। एक कारण ये भी रहा, ये सभी देश यह अनुभव कर चुके थे कि जब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं होती तब तक उनका स्वयं का विकास नहीं हो सकेगा। अतः विश्व को तृतीय विश्व युद्ध से बचाने तथा विश्व शांति को अक्षुण्ण रखने का अदम्य इच्छा ने अनेक राष्ट्रों को गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। एक कारण भी रहा है विश्व शांति की इच्छा। आर्थिक कारक भी रहा है गुट निरपेक्षता का आंदोलन का। प्रायः सभी गुट निरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और रहन सहन का स्तर नीचा था। अतः उनकी विदेश नीति का एक प्रमुख ध्येय संभवतः त्वरित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, परंतु इसके लिए न तो इनके पास पूंजी थी न ही तकनीकी कौशल था। अतः अपनी वैश्विक अर्थनीतियों को ऐसा मोड़ दिया जाए कि उन्हें जो चीज़ें कोई शर्त रखे बगैर जहाँ से भी मिल सकती हो मिल जाए, क्योंकि उन्हें इनकी सख्त जरूरत थी। वहाँ भी उन्हें किसी भी गुट में सम्मिलित न होने का मार्ग सबसे अच्छा लगा। तो ये 5 कारण हो गए गुट निरपेक्षता के। एक तो हो गए शीत युद्ध, दूसरा सैन्य गुटों से पृथक रहना, तीसरा हो गया स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन की अभिलाषा, चौथा हो गया विश्व शांति की अभिलाषा, 5 आर्थिक कारक। उसके बाद हो गया गुट निरपेक्षता आंदोलन के समन्वय ब्यूरो शिखर सम्मेलन। गुट निरपेक्षता आंदोलन के 30 संस्थाएं, मतलब कुल मिलाकर गुट निरपेक्षता आंदोलन की संस्थाओं के बारे में। समन्वय ब्यूरो, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। समन्वय ब्यूरो फर्स्ट। गुट निरपेक्ष देशों में निरंतर विचार विमर्श करने और कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए यह उपयोगी एवं सक्रिय केंद्र है। इसे गुट निरपेक्ष आंदोलन की कार्यकारी भुजा कहा जाता है। इसका स्वरूप एक तैयारी समिति की भांति है जो गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए मसौदे तैयार करता है और यूएनओ और अन्य राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्यवाही एवं अगुवाई करता है। समन्वय ब्यूरो में पहले 17 सदस्यों को सर्वसम्मति से नामजद किया जाता था। मार्च 1983 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में इसकी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 66 कर दी। 31 अफ्रीका से, 23 एशिया से, 10 लैटिन अमेरिका से, 2 यूरोप के सदस्य हैं। ये के बाद हो गया विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। इस सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। सम्मेलन जहां गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची तैयार करता है, वहां गुट निरपेक्षता आंदोलन की सदस्यता प्राप्त करने की इच्छुक देशों के आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श एवं निर्णय भी लेता है। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श करता है तथा गुट निरपेक्ष सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का भी प्रयास करता है। इस प्रकार से ये सम्मेलन समय समय पर होते रहते हैं। तो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो गया। उसके बाद हो गया शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा अधिवेशन है। यह सम्मेलन प्रति 3 वर्ष बाद होता है, जिसमें गुट निरपेक्ष देशों के मुखिया शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन प्रायः 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं: पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य, पर्यवेक्षक, गैर
राज्य सदस्य और अतिथि सदस्य। शिखर सम्मेलन के में निर्णय क्या होते हैं? सर्वसम्मति से होते हैं। तो ये शिखर सम्मेलन प्रत्येक 3 साल में होता है, कभी तो मतलब प्राय 3 साल में होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन देश हैं, इसमें अभी प्रेजेंट टाइम है 120 है। फर्स्ट जब थे तब 61 थे। फर्स्ट हो गया बेलग्रेड में हुआ था प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में, यूगोस्लोवाकिया में। दूसरा हुआ था काहिरा में, यह हो गया मिस्र में 1964। लुकासा जाम्बिया में 1970। अल्जीयर्स में अल्जीरिया 1973। कोलंबो श्रीलंका 1974 में। हवाना क्यूबा में, क्यूबा की राजधानी है, इसमें 1979 मतलब 1979 में। नई दिल्ली 1983। हरारे जिम्बाब्वे में है 1986। बेलग्रेड ये यूगोस्लोवाकिया में 1990 2 बार हो गया, 1961 और 1990 में। उसके बाद जकार्ता इंडोनेशिया में हो गया 1992 में। कार्टागेना कोलंबिया में 1995। डरबन साउथ अफ्रीका में 1998। कोलालमपुर मलेशिया 2003 में। हवाना क्यूबा में 2 बार हो गया 1979 और 2006 में। शर्म अल शेख मिस्र में 2009 में। तेहरान ईरान में 2012। पेराला मार में हो गए वेनेजुएला में 2016। बाकू में अजरबैजान 2019 में हो गए 2019 ही। और कंबाला युगांडा में प्रस्तावित है 2023 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां। गुट निरपेक्ष आंदोलन की निम्नलिखित उपलब्धियां होगी। ये तो एक तो हो गया गुट निरपेक्षता को दोनों गुटों के द्वारा मानता। प्रारंभ में गुट निरपेक्ष देशों को एक कठिनाई से जूझना पड़ा कि अन्य राष्ट्रों को कैसे समझाया जाए। गुट निरपेक्षता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इसे एक स्वतंत्र और नई संकल्पना के रूप में मान्यता कैसे दिलाई जाए। दोनों गुट यह मानते थे कि युद्धोत्तर विश्व में किसी राष्ट्र के सामने एक ही रास्ता रह गया है, यह कि उनमें से किसी एक के साथ गुटबद्ध हो जाए। उनका विश्वास था कि गुट निरपेक्षता एक ढोंग है और है कोई तीसरा रास्ता तो है वह नहीं। फलतः दोनों गुट यह समझने लगे थे कि जो भी देश गुट निरपेक्ष है वह वस्तुतः गुप्त रूप से दूसरे गुट के साथ बंधा हुआ है। दोनों गुटों ने इन दृष्टिकोणों में धीरे धीरे परिवर्तन आया। फरवरी 1956 में सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस ने न केवल पहली बार यह बात स्वीकार की कि गुट निरपेक्ष देश सचमुच स्वतंत्र देश है, बल्कि यह भी अनुभव किया कि विश्व के सभी मूलभूत समस्याओं के बारे में सोवियत संघ और गुट निरपेक्ष देशों के विचार एक हैं। पश्चिमी गुट ने 7वें दशक में जाकर गुट निरपेक्षता की नीति को मान्यता दी। उन्होंने ये अनुभव किया कि जो ये गुट निरपेक्ष देश है कि ये सोवियत संघ ने कि गुट निरपेक्ष देश सचमुच में स्वतंत्र है, बल्कि पश्चिमी गुट ये मानता था कि ये जो अनुभव करता था कि विश्व के सभी मूलभूत जो समस्याओं के बारे में सोवियत संघ और क्या गुट निरपेक्ष के विचार हैं। पश्चिमी गुट ने क्या किया कि 7वें दशक में जाकर गुट निरपेक्षता की नीति को मान्यता दी। विश्व शांति में सहायता। गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य विश्व शांति है। इसमें शक्ति के आयामों को बढ़ावा दिया। इसने तनाव को कम करने, संघर्षों को शांत करने, युद्ध में रत देशों को सम्मेलन की मेज पर तथा राष्ट्रों के तनाव और आपसी संघर्षों को कम करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। दूसरे हो गए ये विश्व शांति में सहायक। तीसरा हो गया जो शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना। बहुत से गुट निरपेक्ष देश दोनों गुटों और सर्वशक्तियों के बीच सद्भावना हेतु और संपर्क के माध्यम का काम करने के लिए को तैयार थे। दूसरे शीत युद्ध के दोनों पक्षों को के बीच गलत फहमी को दूर करने में सहायता मिली। शीत युद्ध के दोनों पक्ष वाले दूसरा ये था कि शीत युद्ध के दोनों पक्षों को गलत फहमी को जो दोनों पक्षों के बीच गलत फहमियाँ थी उनको दूर करने में सहायता मिली। कभी कभी उन्हें यह अनुभव हुआ कि विश्व न्यूक्लियर विध्वंस के कगार पर है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने कम से कम शीत युद्ध को उस स्थिति में पहुंचने से रोक दिया जिसमें सर्वशक्तियों के जानबूझकर उस राह पर चलने की वजह से शत्रुत्व में परिणत हो सकता है। उसके बाद हो गए अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान। गुट निरपेक्ष देशों की बड़ी बड़ी उपलब्धियां एक यह है कि उन्होंने अमेरिका और सोवियत आदर्श को अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया। अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय सांसों और पद्धतियों का आविष्कार किया। भारत ने के लिए
लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे का आविष्कार किया भारत ने अपने लिए, अरब ने अरब समाजवाद का। उसके बाद हो गया नई आर्थिक व्यवस्था की मांग भी की, आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग भी की इन्होंने, एक ये उपलब्धि भी है। कूटनिरपेक्ष आंदोलन काहिरा में जुलाई 1962 में आयोजित आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ। काहिरा सम्मेलन में मुख्य बल सहायता एवं सुदृढ़ व्यापार संबंधों पर दिया गया। अल्जीयर्स गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव किया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें केवल समस्याओं पर ही विचार विनिमय किया जाए। अल्जीयर्स आह्वान अनसुना नहीं रहा। असल में गुटनिरपेक्ष देशों की इस पहल पर क्रियान्वयन के रूप में ही 1974 के आरंभ में यूएनओ का छठा विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिससे 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की। गुटनिरपेक्षता की विफलताएं क्या? एक तो हो गया अवसरवादिता। पश्चिमी जो आलोचक हैं उनके अनुसार क्या है कि गुटनिरपेक्ष अवसरवाद और काम निकालने की नीति होकर रह गई है कि गुटनिरपेक्ष देश सिद्धांतहीन साम्यवादी और गैर साम्यवादी गुटों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में हुए दोहरी कसौटी का प्रयोग करते हैं, और यह भी उनका ध्येय पश्चिमी और साम्यवादी दोनों गुटों से अधिक लाभ प्राप्त करने और जिसका पल्ला भारी हो उसी को मिल जाने का रहता है। तो अवसरवादिता का आरोप लगाया। अवसरवादिता इनकी एक गुटनिरपेक्षता की एक विफलता है, अवसरवादिता आलोचना भी कर सकते हैं। दूसरा हो गया सिद्धांतों उपयुक्त किंतु अव्यावहारिक आंदोलन। आलोचकों के अनुसार यह है कि यह नीति सिद्धांतों तो जितनी उपयुक्त है, व्यवहार तो उससे बहुत भिन्न है। सिद्धांतों चाहे कितने भी गुण क्यों न हो, व्यवहार तो यह कई प्रकार से विफल है। अतः यह कहा जा सकता है कि सिद्धांत के धरातल पर गुटनिरपेक्षता का ध्येय राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। व्यवहार के धरातल पर इनसे बहुत से गुटनिरपेक्ष देशों के संदर्भ में इसका दायित्व वस्तु नहीं निभाया है। उदाहरण के लिए पश्चिमी देशों की आलोचना है कि व्यवहार गुटनिरपेक्षता ने साम्यवाद के प्रति सहानुभूति छिपाने के लिए नकाब का क्या काम किया। इसका परिणाम है कि साम्यवादी गुट की अधीनता, जैसे एनक्रुमा के नेतृत्व में घाना, जैसे बर्मा और क्यूबा भी साम्यवादी करीब करीब वही थी। क्यूबा में तो कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट थी। बाह्य सहायता पर निर्भरता इनकी मेन वीकनेस रही। गुटनिरपेक्ष देशों की विफलता यह बताई जाती है कि वे भारी आर्थिक और रक्षा सहायता पर बेहद निर्भर रहे हैं। क्योंकि दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में थे, इसलिए उन्होंने इतनी भारी आर्थिक और रक्षा सहायता लेने का रास्ता निकाल दिया। आज वे अपने सामान्य कार्य निर्वाह के लिए इस सहायता पर आश्रित हो गए हैं। उसके बाद हो गई संकुचित नीति, नैरो पॉलिसी। संकुचित नीति विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे गुटनिरपेक्षता की नीति में बांधा नहीं जा सकता। गुटनिरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है। गुटनिरपेक्ष से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में है ही नहीं। सारी नीति गुटों की राजनीति के आसपास घूमती है। महाशक्ति गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना ही इस गुट का मुख्य लक्षण बन जाता है। उसके बाद हो गया गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव। गुटनिरपेक्ष जो राष्ट्र हैं गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता भी नहीं पाई जाती है। समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के विरुद्ध मोर्चाबंदी करना तो दूर रहा, ये आपस में एक दूसरे की सहायता करने के लिए कोई ठोस योजना भी नहीं बना सका। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एक दूसरे का शोषण करने से भी बाज नहीं आते। जो तेल संपन्न राष्ट्र हैं वो अपने साथ ही विकासमान राष्ट्रों का विकासमान या विकासशील राष्ट्रों का भी किसी प्रकार से रियायत नहीं थी। एक तो ये भी कारण है कि उनकी आलोचना उनकी असफलता की। देन हो गया गुटनिरपेक्षता और उनकी प्रासंगिकता। गुटनिरपेक्षता विश्व राजनीति में राष्ट्रों के लिए एक नए विकल्प के रूप में निश्चित ही स्थायी रूप धारण कर चुकी है। इसने विशेषतः ध्रुवीकरण को रोककर विचारधारागत
शिविरों के विस्तार को और प्रभाव को संयत करके तथा गुटों के अंदर भी स्वतंत्रता की शक्तियों को प्रोत्साहन देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा उसको बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योग दिया है। इसने यूएनओ के भीतर और बाहर दोनों जगह बहुत से कल्याणकारी क्षेत्रों में जैसे उपनिवेशकों को स्वतंत्र कराने, प्रजातीय समता को साकार करने तथा अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा योग दिया है। आज यूएनओ के 2/3 देश गुटनिरपेक्षता के दायरे में आ चुके हैं। यूएनओ के विभिन्न मंचों से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की नए विश्व शांति, उपनिवेशवाद के अंत, परमाणु अस्त्रों, परोक्ष निशस्त्रीकरण, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण आदि विषयों पर संगठित रूप से कार्रवाई और सफलता हासिल की है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया गुटनिरपेक्षता के बारे में हो गया। गुटनिरपेक्षता का अर्थ एवं परिभाषा, गुटनिरपेक्षता के गुटनिरपेक्ष आंदोलन उत्पन्न होने के क्या कारण है, उसकी सफलताएं, असफलताएं और प्रासंगिकता के बारे में हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.